लेकिन हमें पता है कि हम दादा हैं? तो अब दादा आ गया है तो दादा अपने परिवार का रक्षा तो करेगा। मैं क्या कहूं, कुछ कहना नहीं चाहता हूं। आप खुद इतने जौहरी हैं कि आप मेरे चेहरे से, मेरे भाव से आप मेरे मन की बात को पढ़ लेंगे, मेरे हृदय की बात को पढ़ लेंगे। और जब भी समाज को कोई दबाने का प्रयास करेगा, कोई कुचलने का प्रयास करेगा, तो हम वहां पे कल भी आवाज बुलंद करते थे, आज भी आवाज बुलंद करेंगे और आगे भी करते रहेंगे आवाज बुलंद। क्योंकि बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान में हमें कुछ अधिकार तो दिया गया है, हमें अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। ये अलग बात है कि सत्ताधीश जो लोग होते हैं वो हमारे जैसे गरीबों की आवाज को कुचलने का प्रयास करते हैं, दबाने का प्रयास करते हैं, जेल में डाल करके डराने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे गर्व होता है हमारे देश के न्यायालय पर, जिस न्यायालय के द्वारा हम सबको इंसाफ मिलती है, और उसी न्यायालय के कृपा की वजह से हम आज 10 महीने के बाद जेल से बाहर निकल करके आप सब भाइयों के बीच हैं, आप सब बहनों के बीच हैं। तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी मेरे दोस्त, और हर किसी को लड़नी पड़ेगी। कोई एक व्यक्ति अगर चाहे कि हाँ लड़ाई लड़ करके समाज को मजबूत कर दे, तो फिर संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हम सबको एकजुट होकर के, जब संतोष रेणु जेल गए तो ये हम सबकी ड्यूटी थी, ये आपकी ड्यूटी थी कि संतोष रेणु के बच्चे भूखे तो नहीं हैं, संतोष रेणु की माँ का दवा तो खत्म नहीं हो गया। तो ये सब सोचने की जरूरत थी। बहुत सारे साथी सोचे भी, बहुत सारे साथी मजबूरी बस, हम किन्हीं को ये नहीं करें, मजबूरी बस बहुत सारे साथी नहीं सोच पाए। चलिए कोई बात नहीं, आगे से सोचना है। आगे से कोई भी अगर संघर्ष करने वाले साथी अगर खुद संघर्ष की दुनिया में चले जाते हैं, काल कोठरी में चले जाते हैं, तो उनको हौसला देना, हिम्मत देना, ये हम सबका काम है। उसके बाद मैं बहुत सारे साथी ऐसे भी बोले कि संतोष रेणु यादव जेल से आया है, उसके बाद अब समाज सेवा नहीं करेगा, संतोष रेणु यादव जेल से आया है तो ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। मेरे साथी कौन क्या कहते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं। संतोष रेणु यादव समाज के लिए बना था, समाज के लिए बना है और समाज के लिए ही बने रहेगा। संतोष रेणु समाज के लिए जिया है और समाज के लिए ही मरेगा। हाँ, समाज का मतलब पार्टिकुलर किसी कास्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मुझे गर्व है, मैं यादव जाति से आता हूँ, मुझे गर्व है इस बात की। लेकिन यादव जाति का जो कर्तव्य है वो सभी जातियों को बराबर सम्मान देना, सभी जातियों को मजबूती प्रदान करना, सभी जातियों का हौसला और हिम्मत बनकर के रहना, भरोसा बनकर के रहना। तो हम तमाम जो चीजें हैं, जो बातें हैं, जो आदर्श हैं, जितने भी हमारे जो पूर्वज हैं, चाहे वो हमारे पूर्वज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हों, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हों, चाहे राम मनोहर लोहिया जी हों, चाहे जेपी जी हों, चाहे इवन शरद यादव जी हों, चाहे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी हों, मतलब इवन कोई भी, या वर्तमान में हमारे भगवान श्री लालू प्रसाद यादव जी हों, इन तमाम जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी देवतुल्य महापुरुष हैं, इनके आदर्श, इनकी विचारधारा को अपने हृदय में आत्मसात करके चलते रहते हैं और आगे भी चलते रहेंगे। इससे न कोई मुझे डिगा सकता है, न कोई मुझे झुका सकता है, न कोई मुझे हरा सकता है। बहुत प्रयास किया गया संतोष रेणु यादव को तोड़ने का, बहुत प्रयास किया गया, लेकिन जिसको आप लोगों ने पाला है, जिसको आप लोगों ने संभाला है, उसे भला इस धरती का कौन सा लाल तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि हमारे घमंड, हमारे गर्व, हमारे स्वाभिमान आप सब हैं। हमें तनिक भी एक रति भर भी इस बात की चिंता नहीं हुई कि मैं वहां जाऊंगा तो सत्ताधीश क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम तो वहां पे अपने पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गए थे। हम वहां अपने पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गए थे और हम तो मिलते रहेंगे। जहां जहां हमारे लोगों को सताया जाएगा हम तो मिलेंगे वहां पे। हमें काल कोठरी में डाल दो या हमें फांसी पे लटका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। आप हमें 10 महीने के लिए जेल डाल दो या 10 जन्म के लिए जेल डाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे हमारे अपने लोग हैं, चाहे वो किसी जाति से हों, किसी पार्टिकुलर जाति की मैं बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो किसी जाति से हों, क्योंकि हमने कभी भी, हाँ ठीक है, यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते चूंकि एक पद पे है, तो उस पद पे बने रहने के नाते कुछ मुझे यादवों की बात करनी होती है। लेकिन आप जब मेरे जीवन को देखेंगे तो मैंने सिर्फ यादवों की लड़ाई नहीं लड़ी है। मनीषा वाल्मीकि हाथरस गया उत्तर प्रदेश में, वो तो दलित समाज की हमारी बहन थी। सुजीत मेहता, औरंगाबाद अंबा, उनकी लड़ाई हमने लड़ी। उनकी लड़ाई लड़ते हुए तत्कालीन सांसद औरंगाबाद के हमारे ऊपर केस किए, अपने लोगों के द्वारा केस करवाए। सुजीत मेहता जी यादव तो नहीं थे, फिर भी मैंने लड़ाई तो लड़ी। मैंने 200 से अधिक मैंने पुस्तकें पढ़ी जेल यात्रा के दौरान। जेल में भी जब गया तो वहां पे भी जो हमारी बाहर की जो विचारधारा थी, जो हमारी बाहर की जो लड़ाई थी, वो हम अंदर भी लड़ रहे थे। जो साथी हमारे साथ जो जेल में थे उनसे कभी संपर्क हो तो पूछिएगा, वहां पे भी हमने शोषित समाज का, चाहे वो किसी जाति के लोग हो, कोई जरूरी नहीं है कि शोषित समाज पिछड़ी जाति से आएंगे या दलित जाति से ही आएंगे, अपर समाज में भी, उसमें भी बहुत सारे शोषित लोग हैं। जो गरीब हैं वही तो शोषित हैं।
जो अमीर बन जाते हैं वो तो अपने आप को बहुत ऊपर मानने लगते हैं। तो गरीबों की लड़ाई हमें लड़नी है, उनकी लड़ाई लड़नी है जिनको सबने छोड़ दिया, जिनको सबने सताया। तो जेल के अंदर भी हम लड़ते रहते थे, हमसे जितना संभव हो पाता था लोगों को बेल करवाने में मदद करते थे, चाहे वो हमसे 100 रुपया ही बन पाए, 200 रुपया ही बन पाए, 1000 रुपया ही बन पाए, उनको मदद करते थे। किन्हीं को बाल कटवाना हो बाल कटवाते थे, किन्हीं को मोटिवेट करना हो वो करते थे हम जेल में। आप जो भी हैं, अगर छपरा जेल में अगर आपके कोई हैं तो आप उनसे पूछिएगा हमारा व्यवहार कैसा था जेल में। हमारी लड़ाई हर जगह, यहां भी हम बाहर भी आए हैं तो बाहर भी लड़ रहे हैं, लेकिन हाँ लड़ने के लिए कुछ अर्थ की जरूरत पड़ती है। लड़ने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए चूंकि भूख तो लगता है। तो 10 महीने का जो दौर था, आप समझिए कि जब अकाउंट फ्रीज हो जाए, आप अपने अकाउंट से 1 रुपया नहीं निकाल सकते हैं उस वक्त, वो तमाम चीजें बहुत बहुत मुश्किल। भगवान न करे दुश्मन को भी ये वक्त आए, लेकिन फिर भी हम विचलित नहीं हुए। वहां से आने के बाद हम नौबतपुर गए, नौबतपुर जाकर के आवाज को बुलंद किया, पीड़ित परिवार की आवाज को बुलंद किया। अभी तमाम जगह हम जाएंगे, तमाम जगह हम जाएंगे, बहुत जगह हम जाएंगे, लेकिन चूंकि पेट के लिए भी कुछ करना पड़ता है, तो इसीलिए मुझे पुनः संगीत की दुनिया में मुझे आना पड़ा है, ताकि आप ये समझ सकें कि आपका भाई का मनोबल आज भी कमजोर नहीं हुआ है। हाँ, कमजोर कुछ जगह से करने का प्रयास किया गया है, आपके भाई को पैसों से कमजोर करने का प्रयास किया गया है। ये केस मुकदमे मेरे ऊपर बेकार में डाल दिए गए ना। आप ये समझिए ना कि जिसने गोली मारी उसको 6 महीने में जेल से निकाल दिया गया, 6 महीने में वो जेल से निकल गए। और हमने पीड़ित की आवाज उठाई, पीड़ित परिवार से मिलने गया, उनको सांत्वना देने गया, उनका मनोबल जो गिर रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई नहीं है, तो उनका दुख का साथी बनने गया। तो हमें जेल से निकलने में 10 महीने का समय लगा। बहुत सारी बातें हैं साथियों, बहुत सारी बातें हैं जो चाहते हुए भी नहीं कह पा रहे हैं ना, जो चाहते हुए भी नहीं कह पा रहे, और जिन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया, उनसे भी मेरी कोई नाराजगी नहीं है मेरे साथियों, कोई नाराजगी नहीं है। शायद उन्होंने मुझे उतना ही समझा। हमें यही मानते हैं कि शायद हमारे मेहनत में कोई कमी रह गई होगी, शायद उन्हें अपनापन फील कराने में मेरी कोई कमी रह गई होगी, तभी ऐसा हुआ होगा, बाकी कोई नहीं। कल भी आप मेरे थे, आज भी आप मेरे हैं, और आगे भी आप मेरे रहेंगे। जब तक हम जीवित हैं, हम आपके लिए जीवित हैं। क्योंकि माँ बाप की एक बेटा आखिर छपरा में क्यों गया था? अपना जमीन थोड़ा ना लिखवाने गया था वहां पे, हमारी थोड़े ना कोई पर्सनल लड़ाई थी वहां। 10 महीना में किसके लिए रहा? ये सवाल जब शीशे के सामने खड़ा होता हूं तो मेरी आंखें मुझसे पूछती है। कभी कभी मैं जवाब देने में विचलित हो जाता हूं साथियों, जवाब नहीं जुट पाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करता हूं, क्योंकि लड़ना तो पड़ेगा। अगर सब लोग अगर ऐसे ही चुप बैठेंगे तो फिर समाज को भरोसा कौन देगा? मेरे माँ बाप जो कभी विचलित नहीं होते थे, मेरे पिताजी का 15 किलो वजन घट गया जेल जाने के बाद। मेरी माँ जो कि हार्ट की पेशेंट थी, दवा छूट गया था पिछले 8 साल से, जब हम जेल गए तो उनका हार्ट का दवा चालू हो गया। मेरी 3 साल की बेटी, उसको यह भी नहीं पता था कि पापा कहां गए हैं। उसे लगता था कि पापा ऑफिस गए हैं, ड्यूटी गए हैं, काम करने के लिए गए हैं। उसे नहीं पता था कि पापा कहां गए हैं। सप्ताह में 1 दिन बात होती थी, बातचीत के दौरान वो पूछती थी हमसे कि पापा आप कब आएंगे। हमेशा यही बोलते थे कि बेटा 2 दिन में आ जाएंगे, और वो 2 दिन कब 300 दिन में बदल गया ये उसे भी नहीं पता है, 3 साल के मासूम को भी नहीं पता है, और हमें भी पता नहीं चला मेरे साथ। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बहुत बातें हैं, मगर मेरा हौसला आज भी नहीं टूटा है। मैं आज भी वैसे ही मजबूत हूं, बल्कि कुछ ज्यादा ही मजबूत हूं। बहुत सारे साथी मेरे पे हंसे, बहुत सारे साथी मेरे पे हंसे, अरे संतोष रेणु कमजोर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे कुछ नहीं कमजोर हुआ मेरे दोस्त, कमजोर आप हो जो मेरे पे हंसे, जो मुझे दुख में साथ नहीं दिए, जो छोड़ दिए। क्योंकि वो दुख हमारा नहीं था मेरे साथी, वो दुख हमारा नहीं था। हम छपरा नहीं जाते, क्या कोई जबरदस्ती हमको टांग के ले जाते क्या? हम आपको अपना समझे थे, हम आपको अपना समझे। हमें ऐसा लगा कि हमारा भाई इस दुनिया से चला गया, उसकी लड़ाई लड़नी है। हमें ऐसा लगा कि हमारी बहन जिसे अपमानित किया गया, उस बहन की इज्जत की लड़ाई लड़नी है। कोई बात नहीं, जो लोग जैसा सोचे अच्छा सोचे। सबका हृदय से हम धन्यवाद करते हैं, इन्हीं से कोई गिला शिकवा नहीं है। कुछ साथी ऐसा बोले कि आरजेडी ये, बीजेपी, कांग्रेस ये, वो, जदयू, हमें समझ में नहीं आता मेरे साथी। हम बस भगवान श्री लालू प्रसाद यादव जी को पूजते हैं और अपने नेता के रूप में आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी को मानते हैं, उन्हीं को जानते हैं।
बाकी अब इसको कौन लोग कैसे समझते हैं मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है, वो मिलने गए, मिलने नहीं गए, क्या परिस्थितियां थी, क्यों नहीं गए, ये सवाल हम उनसे जरूर पूछते हैं, जरूर पूछेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनसे सवाल पूछते हैं या सवाल पूछेंगे तो हम उनसे अलग हैं, ऐसी बात नहीं है। सवाल अपनों से ही पूछी जाती है। मीसा दीदी पे अपनी हमने भड़ास निकाला तो उनको हम अपना मानते हैं, वो हमारी सांसद हैं, हमने वोट किया है उनको, इसीलिए मैंने अपनी भड़ास निकाली। उनसे कोई अलगाव नहीं है, आज भी उनका हम बड़ा सम्मान करते हैं और ताउम्र करते रहेंगे, क्योंकि वो हमारी बड़ी बहन है। हम उनसे नहीं लड़ेंगे तो किनसे लड़ेंगे? आदरणीय तेज प्रताप यादव जी, आज पॉलिटिकल जोन में अगर जो थोड़ी बहुत मुझे पहचान मिली, आदरणीय तेज प्रताप यादव जी मुझे यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए थे, तो वहां से पहचान मिली हमें। हम उनको कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते ना। हाँ, तकलीफ होती है, थोड़ी बहुत तकलीफ होती है कि अगर वो हमारी मुश्किल भरे दिनों में थोड़ा सा भी अगर हिम्मत हौसला मेरे परिवार को दे देते तो आज ये दिन इससे कुछ बेटर होता। हो सकता है उनके मन में क्या चल रहा हो सकता है वो भी सोच रहे होंगे कि भाई संतोष यादव को अकेले लड़ने दो। रण क्षेत्र में जो योद्धा अकेले लड़ता है सूरवीर वही कहलाता है। हमारे लिए वो भी सोच सकते हैं। तो तमाम जो चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि मुझे जेल क्यों भेज दिया गया। एकाएक उठा करके जेल एसटीएफ और एसआईटी के लोग आए, हम तो तेजस्वी भैया के हम कार्यक्रम में जा रहे थे, एकाएक उठा कर आए, मेरे घर के बाहर 3 घंटे तक रहे, हमें खुद नहीं पता था। गाड़ी जब निकली, आगे पीछे गाड़ी लगा दी, उसके बाद बोले कि सर आपको गिरफ्तार करने के लिए हम लोग आए हैं। हम बैठ गए, क्योंकि प्रशासन जो है, प्रशासन की इसमें क्या गलती है? सत्ता के द्वारा, सत्ताधीशों के द्वारा उनको जैसा आदेश मिलता है वो ऐसा काम अपना करते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं मेरे साथियों, बहुत सारी बातें हैं। धीरे धीरे वो बातें मैं रखूंगा वो बातें, लेकिन बस यही है कि टूटना नहीं है, हौसला बुलंद रखना है। और आप सब जब हौसला बुलंद रखते हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है। बहुत 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 धन्यवाद आप सबका। दुअर्थी सॉन्ग भी गाएंगे हम, नहीं तो दाल रोटी कहां से चलेगा? जरूरी है ना। अब वैसे भी देख रहे हैं कि कौन कौन तो यानी बाप बन रहा है? ओकरा ही ना पता है कि हम दादा हैं, ओकरा ही ना पता है कि हम दादा हैं? तो अब दादा आ गया है तो दादा अपने परिवार का रक्षा तो करेगा। और ऐसे हम दादा खुद को नहीं कह रहे, ऐसे ही नहीं कह रहे, हमारा सही में भाई हम दादा हैं, अपने परिवार में भी दादा हैं, जैसे हमारा पोता है भाई। तो घमंड कोई लोग ना करे, बस सब लोग अच्छे से रहें। और जब आए तो जेल से आए तो बहुत सारी बातें हमको सुनने को मिली इंडस्ट्री में। तो गया मैं छोटे छोटे भाइयों से मिला कि चल मैं आपका भाई, मैं आ गया हूं, घबराना मत, किसी तरह की बातें होंगी तो कोई ऐसा माई कलाल पैदा तो नहीं लिया जो सामने आकर खड़ा होकर के हूं कर दे। जिसका कोई नहीं होता उसका संतोष होता है, संतोषम परम सुखम। इसलिए संतोष को अपने पास रखिएगा, अपने दिल में रखिएगा, अपने हृदय में रखिएगा, कभी भी आपको कमजोर नहीं होने देगा। जहां संतोष रहता है वहां लड़ाई नहीं होती, और जहां संतोष होता है वहीं सुखी मिलती है, वहीं सुख होता है, वहीं शांति होती है।